नए सपने और एक और नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आए हैं नया सवेरा, जहां हम बात करेंगे नए भारत की, प्रेस रिपोर्ट्स की, आत्मनिर्भर होते भारत की, आर्थिक विकास की दिखेगी झलक और खेल जगत में क्या हुआ है हिट और कैसे रहेगी आपकी सेहत फिट, इस पर भी करेंगे बात। और अगले 1 घंटे तक आपके साथ रहूंगी मैं जया सिन्हा और मेरे साथ है कृतिका। शुक्रिया जया। तो अगले 1 घंटे आप लगातार हमारे साथ बने रहिए टेकटॉक और नजर डालेंगे वर्ल्ड वॉच पर भी वो हर बात जो आपके दिन को बनाएगी बेहद ही खास। लेकिन नया सवेरे की शुरुआत सुर्खियों के साथ। पीएम आवास के बाहर कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद आज फिर संसद में हंगामे के आसार। सरकार की ओर से बातचीत करने पहुंचे जितेंद्र सिंह ने कहा, समाधान नहीं, टकराव के मूड में दिखे राहुल गांधी। अयोध्या में श्री राम मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक आज। संगठनात्मक ढांचे पर बड़े फैसले संभव। एसआईटी रिपोर्ट पर भी हो सकती है चर्चा। असम में आज बाढ़ से प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री। 5.64 लाख से अधिक लोग प्रभावित, 31 लोगों की मौत। सिक्किम के सुरंग हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 20। फंसे हुए 5 मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिशें जारी। समुद्र में और बढ़ेगी भारत की ताकत। आज कर्नाटक के कारवार में कमीशन होगा देश में बना आईएनएस मालवन, टारपीडो दागने में सक्षम। तो ये थी प्रमुख सुर्खियां और अब खबरों में बात विस्तार से करते हैं। जहां आज संसद की अगर हम बात करें तो संसद के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है, लेकिन क्या संसद में आज कामकाज हो पाएगा? दरअसल ये सवाल इसलिए है क्योंकि पिछले 20 जुलाई से शुरू हुए सत्र में लगातार कामकाज ठप है और सिर्फ एक विधेयक ही पेश हो सका है, लेकिन उस पर भी चर्चा शुरू नहीं हो पाई है। विपक्ष लगातार पेपर लीक समेत कुछ मुद्दों पर सत्ता पक्ष के खिलाफ हंगामा कर रहा है, जबकि कल खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए की बैठक में कहा कि छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होगा। पेपर लीक के दोषियों को सजा भी जरूर मिलेगी, लेकिन पीएम के इस बयान के कुछ घंटों बाद ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता विपक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम आवास की तरफ मोर्चा खोल दिया और वहां धरने पर बैठ गए। जी हां, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। हालांकि इसके बाद सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और गृह सचिव गोविंद मोहन को कांग्रेस नेताओं से बात करने के लिए भेजा गया था। जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी से बात की और काफी देर तक हुई इस बातचीत के बाद भी राहुल गांधी नहीं माने। जितेंद्र सिंह के अनुसार राहुल यहां पर समाधान की बजाय टकराव के मूड में नजर आए और अपनी बात से मुकर गया और साथ ही जो मांगों की सूची है, जो लिस्ट है, उसे और बढ़ा दिया गया। तो राहुल गांधी से मिलने गए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी मांगें बदल गई हैं। इसके बाद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी से मुलाकात कर पूरा वाकया बताया। जितेंद्र सिंह के मुताबिक उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि वो उन्हें हटाने नहीं बल्कि बातचीत के लिए आए हैं। सरकार संसद में पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा के लिए भी तैयार है, लेकिन राहुल नहीं माने और पीएम आवास के बाहर सभी सुरक्षा मानकों को ताक पर रखते हुए प्रदर्शन के लिए अड़े रहे। इसके साथ ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि संसद में चर्चा पर सरकार इस समय तैयार है और साथ ही सरकार के साथ बातचीत का जो रास्ता है वो बेहतर है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम हटाने नहीं बल्कि समझाने आए हैं। लेकिन इस दौरान राहुल गांधी अपनी बात से पलट गए और गोल पोस्ट बदल रहे समय राहुल गांधी और बात से पीछे हटना उचित नहीं है। राहुल ने कहा है कि मेरी मांगे अब बदल गई हैं, जिससे ये जरूर साफ है कि राहुल समाधान नहीं बल्कि टकराव चाहते हैं। जनहित पर सहयोग नहीं मिल रहा है और विपक्ष विवाद का मुद्दा खोज रहा है। तो कैसे सरकार की पहल टकराव के मूव में कांग्रेस साफ तौर पर नजर आ रही है, दिख रहा है। विपक्ष विवाद का मुद्दा खोज रहा है। जितेंद्र सिंह ने साफ की ये बात और कहा कि पीएम ने सख्त कार्रवाई का भरोसा यहां पर दिया है। पेपर लीक आरोपियों पर कार्रवाई इस वक्त भी जारी है और कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। बच्चों के साथ अन्याय नहीं होगा और देश की जनता इस वक्त सब देख रही है। आपत्ति नहीं है, सरकार तैयार है
संसद में चर्चा करने के लिए, नीट को लेकर के भी, उसके साथ संबंधित विषयों को लेकर के भी, जो आंदोलन है उसको लेकर के भी। हमने जब ये बात वहीं पर राहुल गांधी जी के आगे दोबारा रखी तो बोले कि साहब मुझे तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा भी चाहिए। तो हमने कहा साहब अभी कुछ ही क्षण पहले आपसे बार बार जब पूछा गया कि आपका क्या मुतालबा है तो आपने ये कहा था कि अगर मुझे ये आश्वासन दिया जाए कि संसद में कांग्रेस पार्टी को भारत सरकार चर्चा करने देगी या करने के लिए तैयार है तो मैं तुरंत ये धरना समाप्त कर दूंगा। लेकिन अब आप अपनी बात से हट रहे हैं। तो बोले साहब ये तो मेरी मर्जी है, मेरी मांगें बदल चुकी हैं। हमने कहा साहब दिस इज नॉट फेयर, यू आर चेंजिंग द गोल पोस्ट। बोले दिस इज माई विश। तो फिर हमने उनको विनम्रता से समझाने का प्रयास किया कि आप जैसे वरिष्ठ नेता को, जो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, एलओपी भी हैं, ये शोभा नहीं देता कि कुछ ही क्षणों में आप अपनी बात से मुकर जाए। तो सरकार की तरफ से तो पहल की गई, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के तेवर के आगे ये पहल काम नहीं आई और कई घंटों तक हंगामा चलता रहा। और इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए इसे अराजकता करार दिया है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध की एक मर्यादा होती है और उसे पार करना अराजकता बन जाता है। लोकतंत्र में विरोध और अराजकता दोनों अलग अलग शब्द हैं। विरोध जब मर्यादा की हदों को पार कर जाती है तो अराजकता बन जाती है। और हम शुरू से कहते रहे हैं, राहुल गांधी जी अराजकता के प्रतीक बनकर उभर रहे। हमारे कुछ ऐसे पद होते हैं जो केवल पार्टी विशेष के नहीं होते। प्रधानमंत्री केवल एक पार्टी के नेता नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, जिसको पूरे देश की जनता अपने आस्था और विश्वास का केंद्र मानती है। और आज उनके आवास पर जाकर जिस प्रकार का व्यवहार और जिस प्रकार का अराजकता फैलाने का प्रयास राहुल गांधी और उनकी टीम ने किया है, वो स्पष्ट संकेत देता है कि ये विरोध की राजनीति नहीं, ये अराजकतावादी राजनीति चायक बनते जा रहे हैं। तो पीएम आवास के बाहर प्रदर्शन क्यों? अराजकतावादी राजनीति जो कर रही है इस वक्त कांग्रेस, उस पर बीजेपी का बड़ा ही तीखा बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री देश के जनप्रतिनिधि हैं, ऐसे में पीएम आवास पर अराजकता फैलाने की कोशिश साफ तौर पर की गई। हालांकि इस दौरान अगर हम देखें तो सरकार की तरफ से वहां पर मनाने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी या यूं कहें कि कांग्रेस इस समय टकराव के मूड में साफ तौर पर नजर आई और ये भी कहा गया कि अब उनकी मांगे बदल चुकी है। सरकार ने साफ किया कि वो इस समय चर्चा करने के लिए तैयार है संसद के अंदर, क्योंकि संसद का मानसून सत्र भी चल रहा है और आज तीसरा दिन है। इसी पर ताजा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी निशांत राय इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। निशांत, आज तीसरा दिन है मानसून सत्र का और 2 दिन अगर हम देखें तो काफी हंगामेदार रहे हैं। किसी भी मुद्दे पर चर्चा ही नहीं हो पाई। हालांकि सिर्फ एक बिल को पेश किया गया, लेकिन उस पर चर्चा भी शुरू भी नहीं हो पाई। और अब आज तीसरा दिन, क्या कुछ उम्मीदें नजर आ रही हैं? क्योंकि बीते कल का घटनाक्रम पर अगर हम नजर डालें तो उसके मुताबिक आज का दिन भी हंगामेदार रह सकता है। निशांत, देखिए, अगर संसद में जो लिस्टेड बिजनेस है उसकी बात करें तो लोकसभा में महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला संशोधन विधेयक जो है वो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पेश कर सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की अगर बात की जाए तो संसदीय समिति ने रेलवे में सिफारिश की थी, उसको लेकर वो विवरण दे सकते हैं। वहीं राज्यसभा में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सम्मान के अपमान के संशोधन विधेयक को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पेश कर सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो राजभाषा समिति है उनके सदस्यों को चुनाव का प्रस्ताव भी पेश कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण अगर बिजनेस देखा जाए, लेकिन जिस तरीके से पिछले 2 दिनों से लोकसभा और राज्यसभा में लगातार हंगामा हुआ है और लगातार सदन की कार्रवाई
कार्रवाई में अवरोध उत्पन्न हुआ है। ऐसे में इसकी संभावना कम जताई जा रही है कि सदन में ये जो कार्रवाई है ये उचित तरीके से हो पाए। और सबसे बड़ी बात है कि जो नीट के मामले पर लगातार विपक्ष जो हमलावर है, सरकार ने विपक्ष को स्पष्ट कहा है कि अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। और पहले विपक्ष केवल चर्चा की मांग कर रहा था, लेकिन जब सरकार इस पर सहमत होती है तो फिर उसके बाद विपक्ष की ओर से इस्तीफे की बात कही जाती है, सरकार इस पर बात करने की बात कहती है तो विपक्ष की ओर से नई मांगे जो है वो बढ़ाकर सामने लाई जाती है। तो कहा जा सकता है कि एक तरीके से अवरोध उत्पन्न करने का काम किया जा रहा है। और सरकार के सीनियर अगर मंत्रियों की बात की जाए तो उनका लगातार कहना है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष सीधे तौर पर सदन की कार्रवाई में अवरोध उत्पन्न करने का कार्य कर रहा है। जब कल राहुल गांधी से साफ तौर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बात की और कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, संसद सत्र इस वक्त चल रहा है, इससे बेहतर मौका क्या होगा विपक्ष को अपनी बात संसद में उठाने का। तब भी विपक्ष का जिस तरह का रवैया सामने आ रहा है, क्या कुछ प्रतिक्रिया वहां से सामने आ रही है जब इतनी बड़ी सरकार की तरफ से जब पहल भी हो गई, बात भी हो गई, आश्वासन भी प्रधानमंत्री का आ गया, तब क्यों व्यवधान पर अड़ा हुआ है विपक्ष? कल देर रात तक क्या किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने आई राहुल गांधी? देखिए, विपक्ष लगातार यही बात कह रहा है कि उनको इस्तीफा चाहिए। और पहले जहां शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहा था, अब कांग्रेस की अगर बात की जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री लगातार इस्तीफों की बात कर रहे हैं। वहीं अगर सत्ता पक्ष की बात की जाए तो सत्ता पक्ष का कहना है कि हम चर्चा कराने को तैयार है। और सबसे बड़ी बात है कृतिका कि किस तरीके से पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं वो नई नहीं है। 2004 में यूपीए सरकार में 6 बड़ी पेपर लीक की घटनाएं हुई थी, जिसमें इस वर्तमान समय में जो नीट है AIPMT की अगर बात की जाए तो 2004 के आसपास वो लीक हुआ था। यहाँ तक कि उसके बाद कुछ सालों बाद AIEEE जो कि इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा एग्जाम होता है उसका पेपर लीक हुआ था, एम्स का पेपर लीक हुआ था। और इसके अलावा ये केवल केंद्र की बात है, लगभग 6 बड़े पेपर केंद्र में 2004 से 14 तक लीक हुए थे। और जो राज्य सरकारें थी कांग्रेस की, कुछ कमोवेश ऐसी स्थिति थी। और अगर अब की बात की जाए तो सरकार 2024 में कानून भी लेकर आई है जिसमें 10 साल तक की सजा, 1 करोड़ तक का जुर्माना है। और कल प्रधानमंत्री ने जो मंगल मिलन कार्यक्रम था उसमें स्पष्ट कर दिया कि जो नीट पेपर लीक के दोषी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए देश के बड़े वकील जो हैं वो प्रयास करें। और सरकार का रुख स्पष्ट है कि पेपर लीक की घटनाओं में जो भी पाया जाएगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और बेहतर ये होता कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा करते और भविष्य में इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति ना हो उसके लिए ठोस कदम उठाए जाते। कानून को जरूरत है तो और कड़ा किया जाता ताकि आने वाले समय में छात्रों के भविष्य के को लेकर कोई भी खिलवाड़ ना हो। तो इसमें जो राजनीतिक परिपक्वता चाहिए, जो समझदारी चाहिए, वो कहीं ना कहीं विपक्ष में फिलहाल नजर नहीं आ रही है। इसके साथ ही निशांत, अगर हम देखें तो राहुल गांधी ने विरोध प्रदर्शन करने के लिए जो जगह चुनी वो प्रधानमंत्री का आवास। अब सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम देखें, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद किसी पार्टी का नहीं बल्कि पूरे देश में सबसे बड़ा पद, और अब वहां पर सुरक्षा दृष्टि के हिसाब से क्या वहां बैठना सही था? और जब जो सरकार है वो आपसे मिलने के लिए जा रही है, आपको समझाने के लिए जा रही है और कहीं ना कहीं सामंजस्य बिठाने की कोशिश की जा रही है, तो उससे भी आप वो कर रहे हैं, अपनी मांगों को बदलते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। निशांत, देखिए, विपक्ष की नूरा कुश्ती का सबसे बड़ा उदाहरण है। पहले जिस तरीके से CJP ने आंदोलन किया उसमें हमने देखा कि आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और कहीं ना कहीं उस दिन लगातार इन दोनों पार्टियों के नेता नजर आने लगे। तब कांग्रेस ने जिस तरीके से उसको विरोध करना चाहिए था उसने विरोध नहीं किया और कांग्रेस को ये लगा कि शायद इस पूरे मामले में कांग्रेस की जो माइलेज है वो कम होती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते कल कांग्रेस ने एक प्लान किया और उस प्लान के तहत जहां एक बड़े नेता के जन्मदिन की मनाने की बात को कह के कांग्रेस के बड़े नेताओं को एकजुट किया गया और कुछ न्यूज एजेंसीज को बुलाया गया और उसके बाद सीधा प्रधानमंत्री के आवास के बाहर, वो भी उस गेट पर जहां से प्रधानमंत्री जो है वो सीधा जाते हैं। एक सुरक्षा के लहजे से बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट, वहां पर किसी को 2 मिनट रुकने भी नहीं दिया जाता। वहां जाके कांग्रेस प्रदर्शन करने लगी और कांग्रेस जब प्रदर्शन कर रही थी तो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद
उस प्रदर्शन को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। एक तरफ इंडी ब्लॉक कहता है कि हम एकजुट हैं, दूसरी तरफ छात्रों के मुद्दे पर ही बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और दोनों तरफ विपक्ष को माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं नई नहीं है और जो पेपर लीक में शामिल हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है और सीधे तौर पर आने वाले समय में इसको और कठोर किया जाएगा। तो ऐसे में राहुल गांधी का उस जगह को चुनना, वहां प्रदर्शन करना, इसको सीधे तौर पर देखा जाए तो पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश है, लेकिन प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ एक बड़ा खिलवाड़ है और एलओपी होने के नाते राहुल गांधी को ये जरूर समझना चाहिए और साफ तौर पर अगर कांग्रेस इस पर विचार करे तो उसको मंथन की आवश्यकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर कांग्रेस का प्रदर्शन साफ तौर पर लग रहा है किस तरह से व्यवधान यहाँ चाहती है, समाधान नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया निशांत फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो किस तरह से संसद के सत्र को लेकर इस वक्त अभी भी असमंजस बना हुआ है, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण विधायी कार्य सूचीबद्ध है संसद में आज। आइए उस पर नजर डाल लेते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाले विधेयक सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल 2026 पर आज लोकसभा में चर्चा प्रस्तावित है और बीते कल भी इस बिल पर सरकार चर्चा कराना चाहती थी, लेकिन विपक्ष के हंगामे की वजह से सदन चल ही नहीं पाया। अब अगर आज सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चली तो सरकार की कोशिश होगी कि इस बिल को आज ही पारित करा लिया जाए। इस साल मई में सरकार ने इस संशोधन विधेयक को मंजूरी दी थी, लेकिन इसके तुरंत बाद सरकार अध्यादेश लेकर आई। अध्यादेश के बाद बढ़ाई गई स्वीकृत संख्या के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में 5 जज नियुक्त किए गए। लिहाजा इस बिल को पारित के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी इसे पारित करने के लिए साधारण बहुमत पर्याप्त होगा। और आपको बता दें कि विपक्ष के लगातार हंगामे के कारण गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान पर सजा के प्रावधान से जुड़ा संशोधन बिल पेश नहीं कर पाए हैं। क्या आज संसद में काम होगा? वैसे राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक के ये प्रस्ताव किया गया है कि अगर राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रीय गीत के दौरान किसी भी तरह की बाधा पैदा की गई या उसका अपमान हुआ तो उसे आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 साल तक की जेल भी हो सकती है। ये बिल अगर संसद से पारित तो हो जाता है तो ये 1971 में बने कानून की जगह ले लेगा और इसके लागू हो जाने के बाद वंदे मातरम को वही कानूनी दर्जा और संरक्षण मिल जाएगा जो वर्तमान में जनगणमन यानी राष्ट्रगान को हासिल है। तो लगातार संसद सत्र बाधित हो रहा है। आज क्या कुछ कामकाज हो पाता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अनायास निकला था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। विकास, विरासत और सांस्कृतिक संरक्षण के मजबूत संकल्प के साथ डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड को प्रगति की न सिर्फ नई पहचान दी है बल्कि तय किया है युवा सोच, आधुनिक परिवेश, नवाचार और अनंत उपलब्धियों का सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने उन संभावनाओं पर जोर दिया है जो सुखद भविष्य की नींव तैयार कर रही है। उत्तराखंड में दूरस्थ पहाड़ के सुदूर गांव भी पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। डिजिटल क्रांति के इस सफर में अपनी सरकार पोर्टल द्वारा रिकॉर्ड 976 डिजिटल सेवाओं का घर बैठे लाभ दिया जा रहा है। युवाओं के खिलते हुए चेहरे सरकार की कार्यकुशलता का प्रमाण दे रहे हैं। प्रदेश में पारदर्शी तरीके से युवाओं को रिकॉर्ड 33,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। सड़कें अब विकास और प्रगति की गाथा लिख रही है। 12,000 करोड़ से अधिक लागत से निर्मित एक्सप्रेसवे परियोजना से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2.5 घंटे की रह गई है। चार धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए 11,700 करोड़ से अधिक ऑल वेदर रोड का कार्य 92% से ज्यादा पूर्ण हो चुका है। भारतमाला परियोजना के तहत टनकपुर से पिथौरागढ़ NH 125 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण का कार्य 70% से ज्यादा पूरा हो गया है। डबल इंजन सरकार के अथक प्रयास से संवर रहा है उत्तराखंड, आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। मेरी पसंद, मेरी पसंद,
मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का नया सवेरा में। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब अयोध्या की। दरअसल अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी प्रकरण की जांच के बीच आज से अयोध्या में 2 दिन की कई अहम बैठकें होने जा रही हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की इस बैठक में मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था, संरचनात्मक ढांचे और चढ़ावे की निगरानी को लेकर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। बैठक में नए महासचिव के चयन के साथ ही लंबे समय से खाली पड़े 2 अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति पर भी चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट का नया महासचिव विश्व हिंदू परिषद से होने की संभावना है। चढ़ावा चोरी मामले के बाद ट्रस्ट प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने, वित्तीय निगरानी बढ़ाने, लेखा प्रणाली और बैंकिंग व्यवस्था में सुधार को लेकर नई कार्य प्रणाली पर मंथन करेगा। वहीं 23 जुलाई को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद की साधु संतों के साथ बैठक प्रस्तावित है, जिसमें मामले और आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। वहीं पूर्व महासचिव चंपत राय और सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र के इस्तीफे के बाद खाली हुए पदों पर नए नामों की घोषणा भी हो सकती है। इस बैठक में मंदिर में नोटों की गिनती, सुरक्षा व्यवस्था, कर्मचारियों की जिम्मेदारियां और एसआईटी जांच की प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी। तो राम मंदिर ट्रस्ट की बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण होगा, हमारे साथ विकास सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं। आज जानकारी ले लेते हैं। विकास, सबसे पहला यही सवाल कि जो आज महत्वपूर्ण बैठक है इस पे सभी की निगाहें हैं। एजेंडा इसका अभी फिलहाल सेट किया गया है, लेकिन फिर भी क्या कुछ उम्मीद की जा सकती है, कौन कौन इसमें शामिल होगा? देखिए, इसमें ट्रस्ट के सभी सदस्य शामिल होंगे और ये बैठक 3 बजे से चालू होगी। इस बैठक को 2 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले जो 3 बजे से 4 बजे तक जो ट्रस्ट में खाली पड़े पद हैं, उनके नामों पर विचार किया जा सकता है, उनकी नियुक्ति की जा सकती है। जैसा कि उम्मीद की जा रही है कि नए महासचिव का भी नाम चुना जा सकता है। इसके बाद 4 बजे से जो बैठक होगी उसमें तमाम सारे जो ट्रस्ट के मुद्दे हैं उन पर बात होगी। पिछली बैठक में क्या कुछ बातें ली गई थी, उनको कितना अमल किया गया और आगे की क्या कार्य योजना है, ये सारी बातें भी आज ट्रस्ट की बैठक में की जाएंगी। और खासतौर से अगर बात करें हम बदलावों की मंदिर प्रशासन में, संगठनात्मक ढांचे में, इन सब चीजों में यहाँ पर नई चीजें आज की जा सकती हैं। खास हमने देखा भी था इससे पहले कि बैठक जब हुई थी उसके बाद से मंदिर के लिए एक नए पद सीईओ की नियुक्ति की बात कही गई थी और जिसके लिए आवेदन भी किए गए थे, आयोजन निकाले गए थे। इसके बाद तमाम सारे आवेदन आए हुए हैं। उन आवेदनों पर किस तरीके से एक कमेटी 3 सदस्यीय बनाई गई है, वो उसका चयन करेगी। यानी अब मंदिर प्रशासन में प्रबंधन के जो भी कार्य हैं, उन कार्यों का विकेंद्रीकरण की जो बात कही गई थी, ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने बताया था कि इसमें खास तौर से अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी, जिससे कि वो अपनी जिम्मेदारियों का पूर्णतः निर्वहन कर सकें। और खास तौर से तब जबकि जो ये प्रकरण हुआ, चंदा चोरी का एक मामला हुआ, उस पर ट्रस्ट की तरफ से जांच कराई गई और एफआईआर भी कराई गई। 8 आरोपी जेल में हैं, जिनकी लगातार पुलिस अभी इस मामले की जांच कर रही है। एसआईटी भी इस मामले पर जांच कर रही है। तो इस बैठक में आज एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट पर भी चर्चा हो सकती है। इससे जुड़े हुए तमाम सारे सदस्य, जो लोग यहाँ शामिल हो रहे हैं और जो नहीं शामिल हो रहे हैं, खासतौर से जो पराशरण जी, वो ऑनलाइन जुड़ेंगे इस ट्रस्ट की बैठक में। तमाम सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। नित्य गोपाल दास की अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी और इस बैठक में 3 बजे से 4 बजे तक नए ट्रस्टीज के चयन की बात कही जाएगी और उसके बाद अन्य सारे जो मामले हैं उन पर विचार 4 बजे से किया जाएगा। तो बेहद ही महत्वपूर्ण है बैठक, क्योंकि हमने देखा था कि चाहे गणना से संबंधित चीजें हों, उनमें व्यापक बदलाव किए गए थे, चाहे मंदिर के अन्य प्रबंधन कार्य हो, इन सभी पर नई तरीके से काम किया जा रहा है। और पिछली बार की बैठक में एक और बड़ी चीज हमने देखा था खास तौर पे कि तमाम सारे लोग बड़े बड़े आरोप लगा रहे थे, कई हजार करोड़ चले गए, सोना चोरी हो गया, चांदी चोरी हो गया, उस पर ट्रस्ट की तरफ से एक बड़ा जवाब भी दिया गया था। उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई गई थी और दिखाया गया था कि ये सामान मौजूद है यहाँ पर, जिन जिन चीजों पर सवाल उठाए गए थे। और उन्होंने कहा था कि
आपको अगर लगता है आपने कोई सामान दिया है तो आप ट्रस्ट से सीधे संपर्क करें, आपका सामान यहाँ पर सुरक्षित है, बाकायदा सूची बनाकर रखा गया है। तो इस प्रकार के आरोपों को निराधार उन्होंने बताया था और कहा था कि भ्रम फैलाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, तमाम सारे लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जिस मामले में बरामदगी भी पुलिस ने की है वो प्रकरण चल रहा है, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि 0.1% भी ट्रस्ट के किसी भी कार्य पर सवाल ना उठ सके, उस तरीके के यहाँ पर एक कार्य प्रणाली बनाई जाएगी। बिल्कुल विकास, फिलहाल आज जो ये महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, आप इस बैठक पर लगातार अपनी नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और अपडेट्स साझा करने के लिए हमारे साथ। तो यहाँ पे किस तरह से जवाबदेही तय होगी और वित्तीय निगरानी को लेकर बेहद अहम है आज की बैठक का में जो मंथन होने जा रहा है। खबर सिक्किम से, जिसके नामची जिले में NHPC की तीसरा चरण 6 जल विद्युत परियोजना के तहत निर्माणाधीन सुरंग ढहने से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। जी हाँ, आपको बता दें कि भूस्खलन के कारण सोमवार को ADIT 3 सुरंग अचानक से ध्वस्त हो गई, जिसमें परियोजना अधिकारियों और श्रमिकों समेत कुल 25 लोग अंदर फंस गए। पुलिस के अनुसार अब तक 5 से अधिक लोग पिछले 24 घंटे के अंदर सुरंग में फंसे हुए हैं और बचाव दल ने अब तक 12 शव बरामद किए, जिनमें से 7 की पहचान हो चुकी है और अन्य की शिनाख्त भी की जा रही है। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सुरंग के अंदर गैस होने के कारण बचाव अभियान जटिल हो गया है और फंसे श्रमिकों तक पहुंचने की कोशिश के दौरान कई बचाव कर्मियों को चक्कर आए और कुछ बेहोश भी हो गए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री से बात कर हादसे की जानकारी ली और केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री ने भी मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख रुपए तथा घायलों के लिए 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। साथ ही राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर और मुख्यमंत्री ने घटनास्थल का दौरा कर राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की और अधिकारियों को फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने और घायलों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। तो सिक्किम सुरंग हादसा जिसमें लगातार बचाव कार्य जारी है, बट फिलहाल 20 मजदूरों के मृत्यु की खबर आ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुबह बात किया है और पूरा सपोर्ट के लिए पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के केंद्र सरकार को जो भी मदद चाहिए करने के लिए तैयार है और बाद में भी मदद करने के लिए तैयार है। और होम मिनिस्टर साहब ने भी मेरे को फ़ोन किया था और उसके बाद हमारा डोनर मिनिस्टर ने भी फ़ोन किया था। पूरा राज्य सरकार, केंद्र सरकार और पूरा टीम, NDRF की टीम और NHPC और अभी हमारा आ गया माइन सेफ्टी टीम आ गया, वो सब मिल के एक टीम बन के हम लोग काम करेंगे। राज्य सरकार की तरफ से हम लोग जो भी डिजीज है उनके लिए हम लोग 4 लाख रुपए देंगे और जो भी इंजूर है उनके लिए हम 50,000 रुपए देंगे। और सिक्किम के बाद अब बात करते हैं असम की, जहां बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है और राज्य में मंगलवार को 21 और लोगों की मौत हो गई, जिसके साथ इस साल बाढ़ में मरने वालों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार राज्य के 16 जिलों में 5.64 लाख से ज्यादा लोग इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा असर शिवसागर जिले में देखा गया, जहां पिछले 24 घंटों में 13 लोगों की मौत हुई है। प्रशासन ने 71 राहत शिविर शुरू किए हैं, जहां करीब 12,284 लोग शरण ले रहे हैं। राहत और बचाव कार्यों में वायुसेना, NDRF, SDRF और फायर सर्विस की टीमें जुटी हैं। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा आज से बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि ऊपरी क्षेत्र में बादल फटने से आई बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शिवसागर में दिखा और दिसांग नदियां खतरे में के जो स्तर है उससे भी ऊपर बह रही हैं और इसके अलावा ब्रह्मपुत्र, बुढ़ीहिडिंग और धनसिरी नदियां भी कई स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर है और बाढ़ के पानी से रेलवे ट्रैक डूबने के कारण लगातार दूसरे दिन ट्रेन सेवाएं भी प्रभावित रही हैं। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने कई ट्रेनों को रद्द, डाइवर्ट और शॉर्ट टर्मिनेट किया है। संचार व्यवस्था बनाए रखने के लिए दूरसंचार विभाग ने शिवसागर, चराईदेव और जोरहाट में 24 जुलाई तक इंट्रा सर्कल रोमिंग सुविधा सक्रिय कर दी है, जिससे लोग किसी भी उपलब्ध नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकेंगे। और चलिए नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत चंडीगढ़ में 16वीं ब्रिक्स हेल्थ मिनिस्ट्रियल बैठक शुरू हो गई है और आज वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक होगी, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रियों की घोषणा के मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा।
कल केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक होगी, जबकि 24 जुलाई को डिजिटल स्वास्थ्य और कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर विशेष उच्च स्तरीय संवाद आयोजित किया जाएगा। आपको बता दें कि 24 जुलाई तक चलने वाले इस महत्वपूर्ण बैठक में स्वास्थ्य सुरक्षा, डिजिटल हेल्थ, महामारी से निपटने की तैयारी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्वास्थ्य सेवाओं जैसे अहम मुद्दों पर मंथन होगा। इस बैठक में 21 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इस बैठक का मुख्य विषय है लचीलापन, नवाचार, सहयोग और सततता का निर्माण। ये बैठक वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को नई दिशा देगा। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मोल्डोवा, उत्तर मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर हैं। उत्तर मैसेडोनिया की यात्रा पर आज उनका अंतिम दिन है। आज वो स्कॉपियो में मदर टेरेसा स्मारक जाएंगे और इस दौरान उत्तर मैसेडोनिया की राष्ट्रपति भी उनके साथ मौजूद रहेंगी। और इस दौरान उन्हें स्मारक का भी भ्रमण कराया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्कॉपियो संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करेंगी। इस कार्यक्रम में उत्तर मैसेडोनिया की राष्ट्रपति और स्कोपिये के महापौर भी शामिल होंगी। और बाद में राष्ट्रपति मुर्मू ओहरिड झील का दौरा करेंगी। और इससे पहले उन्होंने उत्तर मैसेडोनिया की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति गोर्दाना के साथ द्विपक्षीय वार्ता की और प्रधानमंत्री मित्सोत्स्की से भी मुलाकात की। दोनों देशों ने व्यापार, निवेश, शिक्षा, संस्कृति और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। राष्ट्रपति की उत्तर मैसेडोनिया यात्रा और अपनी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों देशों के रिश्तों को नई दिशा देने का भरोसा जताया है। जी हाँ, आपको बता दें कि राष्ट्रपति ने बताया कि उनकी उत्तर मैसेडोनिया की राष्ट्रपति के साथ हुई वार्ता में द्विपक्षीय सहयोग के सभी प्रमुख क्षेत्रों के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी सार्थक चर्चा हुई है। दोनों देशों ने साझा लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी सम्मान और मैत्रीपूर्ण संबंधों को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है। साथ ही व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने और साथ ही द्विपक्षीय व्यापार का विस्तार करने पर भी सहमति बनी है, जहां सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, औषधि, वस्त्र, जैव प्रौद्योगिकी, पर्यटन, आतिथ्य और फिल्म निर्माण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई है। अब आज आयोजित भारत उत्तर मैसेडोनिया बिजनेस फोरम इन संभावनाओं को और आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण मंच बनता हुआ नजर आएगा। तो राष्ट्रपति ने कहा कि सांस्कृतिक और जन जन के बीच संबंध दोनों देशों की मित्रता की मजबूत नींव है। रचनात्मक उद्योगों में सहयोग से सांस्कृतिक आदान प्रदान को और गति मिलेगी। राष्ट्रपति ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा रोधी अवसंरचना गठबंधन और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन जैसी भारत की वैश्विक पहलों का उल्लेख करते हुए उत्तर मैसेडोनिया के इसमें शामिल होने की इच्छा का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इससे उत्तर मैसेडोनिया को नवीकरणीय ऊर्जा और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में वैश्विक विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा। और वहीं राष्ट्रपति ने भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम यानी ITEC के तहत प्रशिक्षण सीटों की संख्या दोगुनी करने की भी घोषणा की। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े पाठ्यक्रम भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि वे उत्तर मैसेडोनिया की राष्ट्रपति के साथ स्कॉपिये संग्रहालय में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मैसेडोनिया यात्रा, जहां पर किस तरह से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। तो तकनीकी सहयोग पर का ये पूरा विस्तार, जहां स्कोपिये संग्रहालय में गांधी प्रतिमा का अनावरण भी किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस दौरान वहां मौजूद रहेंगी और इसके साथ ही महात्मा गांधी की प्रतिमा भारत का उपहार। तो यहाँ पर कैसे AI के क्षेत्र में और बढ़ावा मिल सकता है, कैसे ITEC प्रशिक्षण सीटें भी यहाँ पर दुगनी होंगी, यानी कि साफ तौर पर तकनीकी क्षेत्र में अब और भी विस्तार और भी सहयोग दोनों देश करते हुए नजर आएंगे। साथ ही व्यापार एक महत्वपूर्ण कड़ी है राष्ट्रपति के इस दौरे को लेकर, जहां पर कल हमने देखा कि कैसे एक बिजनेस मीट भी हुई और दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल ने और व्यापारियों ने इसमें शिरकत भी की। और इसी के साथ इस खबर पर विस्तार से जानने के लिए बात करते हैं स्कोपिये में मौजूद हमारे संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव से।
आदित्य, राष्ट्रपति की इस यात्रा का पहला दिन आखिर किन किन मायनों में बेहद ही खास रहा है? आदित्य, राष्ट्रपति का पहला दिन अगर मैं आपको बताऊं तो सबसे महत्वपूर्ण इन मायनों में रहा कि वो जब राष्ट्रपति भवन पहुंची, यहाँ का जो राष्ट्रपति पैलेस है वहाँ जब पहुंची प्रेसिडेंट पैलेस में, तो उनका जो भव्य स्वागत हुआ और जिस तरीके से 1-to-1 चर्चा दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में हुई है और जो जिसे कहें कि डेलीगेशन लेवल की जो चर्चाएँ हुई हैं, उन चर्चाओं में मुद्दा यही था कि अब आने वाले समय में दोनों देश किस तरीके से आगे बढ़ें। और यही बात निकल कर आई कि फार्मास्यूटिकल के क्षेत्र में कई संभावनाएं हैं, आईटी के क्षेत्र में कई संभावनाएं हैं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में संभावनाएं हैं, एजुकेशन सेक्टर पर काम करने की आवश्यकता है। ये तमाम वो क्षेत्र हैं जिस पर अभी तक दोनों देशों के बीच में काम नहीं हुआ था या फिर लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी। एआई एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और उस पर लगता है कि दोनों देशों को कि अगर इस पर अब इन मुद्दों पर अगर आगे बढ़ेंगे तो ना सिर्फ भारत बल्कि नॉर्थ मैसेडोनिया को भी इससे फ़ायदा होगा। तो हम ये मान सकते हैं कि जो क्षेत्र छूटे हुए थे, क्योंकि अभी जिस तरीके से दोनों देश जिन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं वो दायरा बहुत सीमित था, लेकिन अब इस यात्रा के बाद वो दायरा काफ़ी बढ़ेगा और राष्ट्रपति का यहाँ आना, ये हम कह सकते हैं कि दोनों देशों के संबंधों को एक नया आयाम इससे मिलने वाला है। बिल्कुल। तो आदित्य, राष्ट्रपति के दौरे के दौरान वो कौन कौन से क्षेत्र रहे जिन पर दोनों देशों का फोकस बढ़ा है? देखिए, क्षेत्रों की अगर बात करूं अगर आपसे, जिन पर फोकस रहा इस पूरी यात्रा के दौरान या फिर है, सबसे पहले तो यही कि 3 T's पर ये पूरी यात्रा फोकस है: ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म। ये 3 T's पर भारत भी फोकस कर रहा है। और लेकिन इसके इतर अगर मैं आपको बताऊं, चूंकि फार्मास्यूटिकल एक बहुत बड़ा सेक्टर है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो उस पर काम हो सकता है। आईटी के क्षेत्र में तकनीक को किस तरीके से साझा किया जाए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो उस पर किस तरीके से दोनों देश काम कर सकते हैं, कहीं ना कहीं इस पर सहमतियाँ बनी हैं। इसके अलावा एआई का दौर है और इस एआई के दौर में अगर देखा जाए तो किस तरीके से म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ भविष्य में काम हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा सेक्टर हम इसको कह सकते हैं। सप्लाई चेन और फूड प्रोसेसिंग, इस पर भी चर्चा जो है वो दोनों राष्ट्रपतियों के बीच में हुई है और दोनों ये चाहते हैं कि जो ट्रेड है वो और ज़्यादा बढ़े, आने वाले समय में एक अच्छे आंकड़े निकलकर सामने आए। इसके साथ ही आदित्य, अगर दोनों देशों की अगर हम बात करते हैं, दोनों देशों के संबंधों की बात करें तो वो आखिर कैसे रहे हैं अब तक? हाँ, देखिए, दोनों देशों के संबंधों को अगर देखें तो बहुत अच्छे रहे हैं या यूँ कहें कि मित्रतापूर्ण रहे हैं। और भारत ने जिस तरीके से आतंकवाद का जिस तरीके से विरोध किया है और बड़े बड़े मंचों पर इसकी आवाज़ उठाई है, उसका सहयोग जो है वो लगातार उस पर जो है वो नॉर्थ मैसेडोनिया का रहा है। कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का सहयोग रहा है। इसके अलावा CCIT की अगर बात की जाए तो UN में जो है भारत के प्रस्ताव का सहयोग जो है वो किया गया और ये बताता है कि किस तरीके से आपसी सहयोग दोनों देशों के बीच में मित्रतापूर्ण रहे हैं। इसके अलावा देखिए, सांस्कृतिक लिहाज से अगर देखें तो यहाँ पर भारत की जो फिल्में हैं, बॉलीवुड जो है, हिंदी फिल्में भी खासतौर से जो यहाँ भारतीय लोग हैं उनमें काफ़ी लोकप्रिय हैं और तमाम जो 30 त्यौहार जो यहाँ भारतीय हैं वो मनाते हैं। और ये मान सकते हैं कि दोनों देश चाहते हैं, खासकर नॉर्थ मैसेडोनिया जो है वो भी भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंधों को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि भारत एक बहुत बड़ा बाजार है और कहीं ना कहीं भारत में बनने वाले जो उत्पाद हैं या भारत में जो व्यापार हो रहा है, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो भारत के निवेशकों को भी जो है कई रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल आदित्य, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर फिलीपीन की 2 दिवसीय यात्रा पर है। विदेश मंत्री ने आसियान पोस्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 2026 को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि ऊर्जा, खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा को अब हल्के में नहीं लिया जा सकता। बिल्कुल, क्योंकि हम सब समुद्री व्यापार पर बहुत ज़्यादा निर्भर है और इसलिए ये भी चिंता का कारण बन सकता है। इसलिए इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज भारत आसियान एजेंडा में व्यापार और निवेश, मोबिलिटी, टेक, डिजिटल और एआई, ग्रीन और सस्टेनेबिलिटी के साथ ही कनेक्टिविटी इसमें शामिल है और सिर्फ गहरे सहयोग से ही हम जोखिम कम कर सकते हैं और विविधता ला सकते हैं।
Both India and ASEAN are optimistic about their prospects. Our eyes must therefore be firmly fixed on opportunities, even while addressing challenges. And there are many of them amongst us and between us. The India-ASEAN agenda today covers trade and investment, mobility and talent, tech, digital and AI, green and sustainability, as well as connectivity. It is only through deeper cooperation that we can de-risk and diversify. India and ASEAN have traditionally worked for the welfare of the larger region. For India, ASEAN centrality is a key principle. आज भारत आसियान एजेंडा में व्यापार और निवेश, मोबिलिटी, टेक, डिजिटल और एआई, ग्रीन और सस्टेनेबिलिटी, साथ ही कनेक्टिविटी शामिल सिर्फ गहरे सहयोग से ही मुमकिन है। ये तमाम जो मुद्दे हैं वो शामिल होते हुए नजर आएंगे। और साथ ही आपको बता दें कि भारतीय नौसेना आज कर्नाटक के करवार में आईएनएस मालवन को अपनी सेवा में शामिल करेगी और ये माहे श्रेणी का दूसरा पनडुब्बी विरोधी उथले पानी का युद्धपोत है। ये भारत में बने युद्धपोतों के निर्माण की दिशा में एक और बड़ी उपलब्धि है। इस समारोह में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह मुख्य अतिथि होंगे। उनके साथ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन, पश्चिमी नौसैनिक कमान के प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा नौसेना के वरिष्ठ अधिकारी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के प्रतिनिधि, पूर्व सैनिक और अन्य खास मेहमान भी शामिल होंगे। आईएनएस मालवन का निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोची में किया गया है। इसमें 80% से अधिक स्वदेशी उपकरण और तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश की बढ़ती आत्मनिर्भरता को दिखाता है। माही श्रेणी के ये युद्धपोत तटीय और उथले समुद्री इलाकों में पनडुब्बियों का पता लगाने और उनसे मुकाबला करने के लिए बनाए गए हैं और आकार में ये छोटे होने के बावजूद ये तेज लंबे समय तक समुद्र में काम करने वाले और बेहद सटीक हैं। ये समुद्री सुरक्षा से जुड़े कई तरह के अभियान भी चला सकते हैं। आईएनएस मालवन को नौसेना में शामिल करना भारतीय नौसेना के बेड़े को आधुनिक और स्वदेशी युद्धपोतों से मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम है और इससे देश की रक्षा निर्माण उद्योग को भी और मजबूती मिलेगी। तो नौसेना की बढ़ेगी ताकत और नौसेना में आईएनएस मालवन का कमीशन होना यकीनन एक बड़ी उपलब्धि है। माहे क्लास शैलो वाटर क्राफ्ट का दूसरा युद्धपोत है ये और इसे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड कोची में इसका निर्माण किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इस युद्धपोत में 80% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जहां जो कि कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत का जो हमारा अभियान है उस दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। स्वदेशी युद्धपोत को इस समय रफ्तार मिल रही है। और इसी बीच नया सवेरा में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी।
और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का नया सेवा में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं समाचार पत्रों में छपी प्रमुख और दिलचस्प खबरों की प्रेस रिपोर्ट के जरिए। तो जया, आज कौन सी प्रमुख खबर है जिसे आप हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे? बिल्कुल, जिस तरह से आज भारत जो है दुनिया में अपना डंका बजा रहा है, शुरुआत करते हैं इसी खबर से। हरिभूमि की ये खबर है जिसमें कैसे समुद्र तल से लेकर आसमान तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को नई ऊंचाई देखने को मिल रही है, उससे जुड़ी खबर है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय वायुसेना का जलवा देखने को मिला। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से मिली भारतीय वायुसेना के जाबाजों की टुकड़ी। वहां पर होने जा रहा एक बेहद खास कार्यक्रम जहां पर रक्षा संबंध बुलंद करते हुए 19 देशों के संग एयर कॉम्बैट में उतरी है भारतीय वायुसेना। और दक्षिणी गोलार्ध के सबसे बड़े एयर शो में भारतीय राफेल का जलवा देखने को मिला। तो वहीं ऑस्ट्रेलियन आसमान में अब गरजेंगे राफेल और आईएएफ टीम ने शुरू किया है अभ्यास। बिल्कुल, और इसी के साथ ही जो दूसरी प्रमुख खबर वो आप सभी से जुड़ी हुई है, क्योंकि अब आप बिना इंटरनेट भी आगे आने वाले समय में यूपीआई का इस्तेमाल कर सकेंगे और जल्द ही टैप टू पे सुविधा जो है वो शुरू होने जा रही है, जिससे कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो दूर दराज के इलाके हैं जहां पर इंटरनेट नहीं चल पाता, वहां पर अब किसी को भी पे करना, भुगतान करना बेहद आसान होगा। और इसमें खासतौर पर अगर हम देखें तो 2000 रुपये तक का ऑफलाइन भुगतान आप कर पाएंगे और यूपीआई लाइट से अलग इस व्यवस्था को लाने की पूरी तैयारी इस समय की जा रही है। तो राजधानी दिल्ली से प्रकाशित समाचार पत्रों में फिलहाल इतना ही। कुछ और खबरों की तरफ नजर डाल लेते हैं, किस तरह से नई नई तकनीक से जुड़ी खबरें इस वक्त आ रही हैं। आइए देखते हैं टेक टॉक में। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर ने देश में विकसित 3 स्वदेशी बायोमेडिकल तकनीकों को दवा और वैक्सीन कंपनियों को लाइसेंस दिया है और इन तकनीकों का इस्तेमाल विकास, निर्माण और व्यावसायिक उत्पादन के लिए किया जाएगा। आईसीएमआर की प्रमुख तकनीकों में शेटा-2 शामिल है। ये मानव पैपिलोमा वायरस यानी कि एचपीवी के खिलाफ विकसित एक नई लक्षित उपचार दवा है जो गर्भाशय ग्रीवा की पूर्व कैंसर अवस्था के इलाज में मददगार हो सकती है। ये दवा एचपीवी से प्रभावित कैंसर पूर्व और कैंसर ग्रस्त कोशिकाओं को पहचान कर नष्ट करने का काम करती है, जबकि स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने से बचाती है। इससे सर्वाइकल कैंसर के लिए सुरक्षित, किफायती और कम सर्जरी वाले उपचार का विकल्प विकसित हो सकता है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे खास सेगमेंट मनी मंत्रा की कि आखिर कौन सी प्रॉपर्टी किसके लिए सही है। आज यही है हमारा मनी मंत्र आपके लिए कि आखिर किसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी सही है, क्योंकि पहली बार अगर आप निवेश कर रहे हैं तो उनके लिए रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी काफ़ी फायदेमंद हो सकती है। नियमित आय वाले लोगों के लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी, और कम जोखिम अगर आप उठाना चाहते हैं तो रेजिडेंशियल जो प्रॉपर्टी है उसमें आप निवेश कर सकते हैं। और साथ ही अगर ज़्यादा इनकम आप कमाना चाहते हैं तो कमर्शियल प्रॉपर्टी पर आपका निवेश करना सही रहेगा। तो प्रॉपर्टी खरीदें, लेकिन थोड़ा एहतियात से, थोड़ा ध्यान से। और आइए अब देखते हैं कि दुनिया भर की कुछ खास खबरें वर्ल्ड वॉच में और अराउंड द वर्ल्ड में। अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसने लगातार 11वीं रात ईरान के सैन्य ठिकानों पर जोरदार हमले किए हैं। अमेरिका का कहना है कि इन हमलों का मकसद होर्मुज के समुद्री रास्ते में व्यापारी जहाजों पर मंडरा रहे खतरे को खत्म करना है। वहीं गयाना के तट पर एक नौका हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 53 हो गई है। एमवी फारिमा नाम की ये फेरी समुद्र में अचानक बेकाबू होकर पलट गई। राहत और बचाव दल लगातार समुद्र में लापता लोगों की तलाश में जुटे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आयातित जेनेरिक दवाओं पर भारी टैरिफ लगाने का बड़ा ऐलान किया है। इस फैसले के तहत अगस्त 2026 से 2 साल तक टैरिफ शून्य रहेगा। उसके बाद इसे बढ़ाकर पहले 100% और फिर 200% कर दिया जाएगा। वहीं नुरिस्तान में आई भीषण बाढ़ के बाद भारत ने अफगानिस्तान को आपातकालीन राहत सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अफगान आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को खाद्य सामग्री और टेंट सौंपे गए हैं। सरकार ने साफ किया कि इस मुश्किल वक्त में वो अफगान जनता की मदद के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष थमने के बजाय और लंबा होता नजर आ रहा है। दोनों तरफ से लगातार सैन्य कार्रवाई जारी है और इस बीच अमेरिकी सेना ने दावा किया है कि उसने लगातार 11वीं रात ईरान के सैन्य ठिकानों पर जोरदार हमले किए। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये सैन्य अभियान अंतर्राष्ट्रीय समय के अनुसार रात 11 बजे शुरू किया गया था। अमेरिका का कहना है कि इन हमलों का मकसद हॉर्मुज के समुद्री रास्ते में व्यापारी जहाजों पर मंडरा रहे खतरों को कम करना है। दरअसल ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया भर का तेल और गैस का बड़ा हिस्सा गुजरता है।
और आइए अब बात करते हैं एक दिन एक उत्सव की। एक दिन एक उत्सव में बात त्रिपुरा की, जहां इन दिनों आस्था और संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। 7 दिनों तक चलने वाला खारची पूजा उत्सव शुरू हो चुका है और चतुर्दश देवता मंदिर में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ इस पूजा की शुरुआत हुई और हजारों श्रद्धालु इस पावन उत्सव में शामिल हो रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। त्रिपुरा के सबसे बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सवों में शामिल खारची पूजा का इतिहास सदियों पुराना है। ये पर्व पूर्व त्रिपुरा राजवंश की परंपराओं से जुड़ा है और आज भी उसी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। खारची पूजा में त्रिपुरा के आराध्य 14 देवताओं की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। उत्सव की शुरुआत देव प्रतिमाओं की भव्य स्नान यात्रा से होती है। पुजारी पारंपरिक शोभा यात्रा के साथ देवताओं को सैदरा नदी ले जाते हैं, जहां पवित्र स्नान की रस्म निभाई जाती है। पवित्र स्नान के बाद देवताओं को वापस मंदिर लाया जाता है। पूरे 7 दिनों तक विशेष पूजा, मंत्रोच्चार और भोग अर्पण की परंपरा निभाई जाती है। मंदिर परिसर में सजे रंग बिरंगे पंडाल, दुकानें और मेले का माहौल इस उत्सव की रौनक बढ़ाते हैं। खारची पूजा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि त्रिपुरा की समृद्ध लोक संस्कृति और विरासत का उत्सव है। ये पर्व लोगों को अपनी जड़ों, परंपराओं और आपसी सद्भाव से जोड़ता है। यही वजह है कि खारची पूजा आज त्रिपुरा की पहचान और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। और एक दिन एक उत्सव के बाद अब खबरें देखते हैं खेल जगत से हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। चाइना ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पहले दौर में भारत के आयुष शेट्टी ने इंडोनेशिया के अलवी फरहान को मात दी। आयुष शेट्टी ने यह मैच 21-17, 5-21, 21-17 से जीता और इसके साथ ही आयुष ने ऑल इंग्लैंड ओपन में पूर्व जूनियर विश्व चैंपियन फरहान के खिलाफ मिली हार का बदला भी ले लिया। चाइना ओपन के महिला एकल वर्ग के पहले दौर में भारत की पीवी सिंधु का सामना भारत की ही उन्नति हुड्डा से होगा। हाल ही में जापान ओपन जीतने वाली सिंधु अपनी शानदार फॉर्म बरकरार रखना चाहेंगी। पुरुष एकल में वर्ग में भारत की उम्मीदें लक्ष्य सेन पर टिकी होंगी। पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनलिस्ट लक्ष्य सेन पहले दौर में जापान के यूशी तनाका से भिड़ेंगे। भारत ने अगले महीने होने वाले FIH पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। पेरिस ओलंपिक में भारत को लगातार दूसरा कांस्य पदक दिलाने वाले हरमनप्रीत सिंह टीम के कप्तान होंगे और भारत को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है। और देख लेते हैं कि नया सवेरा में अब बात कर लेते हैं मौसम की।
और इसी के साथ अब नया सफर में वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का और लेकिन जाने से पहले हर बार की तरह आपको दिखाएंगे हम कुछ खूबसूरत तस्वीरें। जी हाँ, आइए आपको दिखाते हैं हंस की बेहद खूबसूरत तस्वीरें जो बेहद सुंदर और आमतौर पर सफेद रंग का होता है। सनातन धर्म में हंस को ज्ञान, पवित्रता और विवेक का प्रतीक माना गया है और सबसे बड़ी बात यह है कि विद्या की देवी सरस्वती का ये वाहन है। आप देखें हंस की ये खूबसूरत तस्वीरें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।